नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी एक बार आपके अपने परिवार में पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अचानक से आप प्रथम सेमेस्टर वालों को प्रमोट करके द्वितीय सेमेस्टर में भेज दिया गया है और शीघ्रतापूर्वक उसका एग्ज़ाम भी रख दिया गया अक्टूबर में, तो आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त आपके साथ हाल हाजिर हो चुका है। सेकेंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस शीघ्र लेके आए हैं। और सेकेंड सेमेस्टर में जैसा आप देख रहे हैं, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, पहले 2 मिनट सिलेबस पर चर्चा होगी। मित्रों, यदि आप प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, जितना इसमें है, यदि आप उसको पूरा पढ़ लेते हैं, आपका इसमें मैकाले है, बोर्ड घोषणा पत्र है और आपका निस्पंदन का सिद्धांत है, यदि SOP है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, सर्व शिक्षा अभियान है, NCF है, अपना RTE है, तो अगर आप इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्स्ट पेपर जो आपका है वैदिक शिक्षा को छोड़ के पूरा कंप्लीट हो जाएगा मित्रों। तो सबसे पहले हम सेकंड पोर्शन को लेंगे और इस पोर्शन को मात्र 2 दिन में आपको 10 से 12 वीडियो प्रोवाइड करा के, कल रविवार में मैं आपको पूरे वीडियो प्रोवाइड करा के इस सिलेबस को कोशिश करूंगा पूरी खत्म हो जाए। आज हम कुछ सामान्य परिचय पढ़ते हैं और एक बार व्यक्तिगत हुआ हूँ, आप भरोसा रखिए, विश्वास आपका होगा, मेहनत हमारी होगी, सिलेबस आपका पूरा होगा, वह सिलेबस होगा जो एग्जाम में आए। मैंने खुद एक इस एग्जाम की तैयारी की है और 90% मार्क्स प्राप्त किए थे। अब मित्रों, हमें प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास का पहला टॉपिक है हमारा प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, मिश्रा जी देखिए कैसा चल रहा है वीडियो। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण देखना है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, देखो मित्रों, शिक्षा शब्द हमें पता है शिक्षा धातु से मिलकर बना है, लेकिन यहाँ एक शब्द आया सार्वभौमिकरण, और यह क्वेश्चन कई बार आपका BTC एग्जाम में पूछा गया है, जो इस समय वर्तमान नाम इसका DLED है। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि सार्वभौमिकरण से तात्पर्य क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से तात्पर्य क्या है। तो मित्रों, सार्वभौमिकरण शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। इसको शब्दों को आप गौर से सुनना वीडियो देखते हुए, तो वो लिखवाएंगे तो आपका सिलेबस शीघ्र खत्म नहीं हो पाएगा। सार्वभौमिकरण का तात्पर्य होता है किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भी सरकारी संस्था या निजी संस्था किसी भी बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकती। फिर सुनना, किसी भी जाति, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग के व्यक्ति को आप किसी भी सरकारी संस्थान में शिक्षा देने से मना नहीं करते, चाहे आपका सरकारी संस्थान हो या प्राइवेट संस्थान हो। और शिक्षा का सार्वभौमिकरण का जो हमारा वर्णन है वो 29(2) में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 2 में किया गया है। और इसके बाद इसी टॉपिक में आज हम अनुच्छेदों को जानेंगे। 21A क्या है, 21A क्या है, अपना 45 क्या है, ये आपके तीनों अनुच्छेद मित्रों ये मान के चलो इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम होना, देख लेना, यहाँ से आपसे 5 नंबर प्लस का पूछा जाएगा। हमें कहा गया है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, तुमने सार्वभौमिकरण बताया। और इस सार्वभौमिकरण को 1994 में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आया था। 1994 में, तो स्टार बना के लिखिए, 1994 में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आया। क्या आया? प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आया। तो पूछा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब आया, तो मित्रों हम बताएंगे 1994 में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आया। और आगे मित्रों, ये जो प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आया, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था UE को जमीनी भूमि पर उतारना। अब ये UE क्या है? ये UE है हमारा यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ये हमारा यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन है। यह एजुकेशन हमारा कब आया? जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और हमारा संविधान बना था। हमारा संविधान कब बना, यह भी BTC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान के लागू होते ही शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार करने के लिए यहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने स्वतंत्र भारत के सार्वभौमिकरण के लिए, ताकि सबको शिक्षा प्रदान की जाए, यूईई के लक्ष्यों को निर्धारित किया ताकि प्राथमिक औपचारिक शिक्षा होती है, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, वह हमारे बच्चों को मिल सके। और इस यूईई को जमीनी पृष्ठभूमि में कार्य रूप से मतलब जमीनी पृष्ठभूमि पे यह हमारी प्रोग्राम चले। 1994 में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आया। आप लोगों को जो ये पढ़ा रहा हूँ इसकी आपको ऐसे पेज, हस्तलिखित पेज आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मित्रों, वहां से आप इन पेज को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा तत्काल हाल। वीडियो जैसे ही आपके पास आएगा उसके पहले ही टेलीग्राम चैनल पर वीडियो की सीधी फोटो या पीडीएफ बना के दे दी जाएगी। आप मित्रों यहाँ समझिए और उसको पढ़िए, भरोसा रखिए, आपके मार्क्स पूरे आएंगे। अब हमें बात करनी है जो यूईई है हमारा, ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को, ये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है हमारा, माफ कीजिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में जो आया था, ये यूईई को, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को जमीनी रूप देने के लिए आया था। और यूईई कब आया था? जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ था, कुछ नेताओं के और मंत्रियों के द्वारा यह यूईई लागू किया गया ताकि शिक्षा का विस्तार किया जा सके। अब मित्रों बात करना है हमें अनुच्छेद 21A की। अनुच्छेद 21A की 21A की बात करनी है। और मित्रों एक आपको खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि जो आप लोगों के सिलेबस में NCF 2005 है और इसी चैप्टर का RTE 2009 है, ये दोनों टॉपिक मैंने पढ़ा दिए और इतना डिटेल में पढ़ाए हैं। आप टेट लेना, कोई भी टेट हो, CTET ले लेना और कोई भी BTC का एग्जाम ले लेना, कोई भी टीचर शिक्षक पात्रता संबंधी एग्जाम हो जहां RTE और NCF हो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये दावा है आपके मित्र का। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आज ही जैसे ही वीडियो मिले हाल आप लोग ये प्लेलिस्ट खोलना। NCF के 2 वीडियो पढ़े हैं आपके लगभग 40-50 मिनट के, और 2 RTE एक्ट के पढ़े हैं 1 घंटे के, दोनों मिला के 1 घंटे 30-30 मिनट के दोनों वीडियो आप देख लेना, दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21A क्या कहता है हमारा? अब 21A की चर्चा आते हैं तो पहले 21A में नॉर्मल जो चीज़ें कही हैं, 21A अनुशंसा करता है हमारी। 21A हमारा जुड़ा हुआ है हमारे RTE से। 21A में ये मौलिक अधिकार बना दिया गया था, कर्तव्य बना दिया गया था, माफ कीजिए, मौलिक कर्तव्य बना दिया गया था अभिभावकों का कि 6 से 14 वर्ष का बालक, 6 to 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कैसी? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कैसी दी जाएगी? अनिवार्य। अगर दिव्यांग बालक है तो उसको 6 to 18 वर्ष, ये दिव्यांग बालक है, जैसे दिव्यांग बालकों के लिए है, ठीक है मित्रों। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। इसके खर्चे का जो वहन है वह सरकारें करेंगी। इन सरकारों में जो आपका SCERT ने दिया है वो 65:35 दिया है। 65% केंद्र सरकार वहन करेगी और 35% हमारा राज्य सरकार वहन करेगी। तो हमारा जो अनुच्छेद 21A है यह क्या कहता है? यह कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। और जबकि इसी का दूसरा भाग कहता है कि यदि दिव्यांग बालक है, यदि बालक दिव्यांग कोई विकलांग बालक हुआ, श्रवण बाधित बालक हुआ जो 4th सेमेस्टर में आएंगे आपके, तो ऐसे बालकों को 18 वर्ष तक की शिक्षा दी जाएगी। और दूसरा इसमें इसी का उपनियम ये भी कहता है कि बच्चे को हमेशा तो 14 वर्ष से कुछ ज़्यादा हो जाता है, आपके में अव्यय अवरोधन में जो आगे चर्चा करेंगे, तो हमें बच्चे को कक्षा 8 तक उसकी जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको कंप्लीट कराना है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के द्वारा। अब बात होती है, इन पॉइंटों को आप लिखते जाइएगा जो बोल रहे हैं, वीडियो को पॉज कर करके। अब ये आया कब था हमारा अनुच्छेद? तो ये दिसंबर 2002 में, दिसंबर 2002 में 2002 में 86वें संशोधन का, कौन सा 86वां संशोधन था
सर जी टाइम देखते रहे कितना हो गया। 86 में संशोधन में हमारा यह आया था और इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार। तो कब आया था? 86वां संविधान का कौन सा संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन था। किस सन में आया था? सन 2002 में आया था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। जो 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा दी जाएगी, इसके लिए राज्य अपने अपने राज्य कुछ ना कुछ नियमों में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वह किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं रख सकते। एक क्वेश्चन आपके में आता है, क्वेश्चन फोकस करना मित्रों, यहाँ समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय आप प्रश्न को उठा के देख लीजिए। कई बार पूछा गया है डीएलएड में आपका विषय में कौन कौन हस्तक्षेप कर सकता है। तो जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं, इनमें दोनों लोगों को बराबर अधिकार होता है, चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पर दोनों की सहमति जरूरी है। किसकी? केंद्र और राज्य की जरूरी है। ठीक है मित्रों, अब आगे जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा शब्द आया, यह 1937 वर्धा सम्मेलन में, 1937 वर्धा सम्मेलन शायद आपकी सिलेबस में है, शायद नहीं है ही, तो आपको ये भी पढ़ाया जाएगा, जहाँ बुनियादी शिक्षा की नींव रखी गई थी। बुनियादी शिक्षा शब्द हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की सर्वप्रथम बात गोपाल कृष्ण गोखले ने 18 मार्च 1910 में, 18 मार्च 1910 में जब हमारा देश परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय ब्रिटिश संसद में यह बात कही थी और इस बात को, इनके इस प्रस्ताव को नकार दिया गया था। अब इसके आगे तो सबसे पहले किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। हमारा अनुच्छेद 2A आता है, आर्टिकल 29(2) आता है। आर्टिकल 29(2) क्या कहता है? 29(2) अनुच्छेद 29(2) कहता है कि मौलिक अधिकार के तहत 5वां अधिकार शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है। मौलिक अधिकार के तहत, कौन से अधिकार के तहत? मौलिक अधिकार। और जो हमारे मौलिक अधिकार वर्णित हैं, ये अनुच्छेद 36 से, मौलिक अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक मौलिक अधिकार वर्णित हैं। इस मौलिक अधिकार के तहत 5वां अधिकार के तहत जो हमारा 5वां अधिकार है मित्रों, 5वां अधिकार है, वह हमारा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है। क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार है। इस अधिकार की बात की गई है 29(2) में, और 29(2) के अनुसार किसी भी छात्र को वित्त पोषित या राजनीति से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी संस्था में आप जाति, लिंग, धर्म, जो सार्वभौमिकरण की व्याख्या यहीं से होती है 29(2) से, सार्वभौमिकरण की व्याख्या करने वाला अनुच्छेद आर्टिकल 29(2) है। इसके तहत कोई भी वित्त पोषित, किसी अनुदान से प्राप्त, दानित या स्वयं से चलने वाली संस्था या हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा चलने वाली संस्था किसी भी आधार पर, चाहे वो बालक SC का हो, जनरल का हो, ST का हो, अपंग हो, दिव्यांग हो, लिंग, जाति, धर्म, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा मित्रों। अब इस 29(2) की एक बात और है, एक आपका ECCE होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए, ECCE पूछा गया था जिस वर्ष हम लोग पढ़ते थे उसी वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके तहत यह 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ECC जो हुआ था वह 6 से 14 वर्ष के, माफ कीजिए, यह हमारा जब तक बालक 6 वर्ष का ना हो जाए, 0 से, मतलब अपन 0 से नहीं कहें, हाँ 0 से कहेंगे, जैसे ही माँ गर्भवती होगी उस समय से लेके 6 वर्ष के बालक के लिए ECC लागू होता है। इसमें राज्य सरकार का यह दायित्व है कि उस गर्भवती माँ का ध्यान रखे और जन्म के बाद बच्चे का लालन पालन प्लस शिक्षा की 6 वर्ष तक की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसकी हमारी व्याख्या आर्टिकल 29(9) में करता है, वो माफ कीजिए 29(2) में करता है। मित्रों प्रश्न बन सकता है आपसे, 29(2) को व्याख्या कीजिए, प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन में आपके ऑप्शन आते हैं जो 15 नंबर के, 1-2 नहीं, कितने नंबर के ऑप्शन आते हैं? 15 नंबर के ऑप्शन आते हैं। 15 नंबर के 1-1 नंबर के आते हैं, 30 हो गए, और 10 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आते हैं। ज़्यादा नहीं लिखना होता, जितना बता रहे हैं इतना आप पढ़ लीजिए, 100% पेपर हो जाएगा आपका। इसमें आपका पूछा जाता है कि 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में यह बात की गई थी, जब तक बच्चा 6 वर्ष का नहीं हो जाए उसके लालन और पालन और शिक्षा की बात किसका दायित्व होगा? शिक्षा
व लालन पालन। लालन पालन मतलब ये नहीं है खिलाएगी सरकार, इसका मतलब यह है बच्चे के पूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखना किसका होगा, सरकार का, राज्य सरकारों का दायित्व होगा। किसका होगा, राज्य सरकारों का दायित्व होगा। ठीक है मित्रों, अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं। इतनी बात हमारी हो गई। अब एक चीज है हमारे में अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय, और इस तरह से हमने एनसीएफ और आरटीई को आपको बता दिया। आपके लिए एक लिंक दी जाएगी एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 के लिए, जैसा देखिएगा थोड़ा वीडियो को, इसकी लिंक दे दी जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। उस लिंक पर आप जाइए और देखिएगा, प्ले लिस्ट में वीडियो है। अब हम पढ़ते हैं अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है। दो शब्द हैं और मित्रों लिख लो, जिस दिन पेपर दे के आओगे कमेंट जरूर डालना, सर आए थे। कंफर्म है ये आना, हर साल पूछे जाते हैं। अब अपव्यय क्या होता है, कोई भी बालक, देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में 65% हमारा केंद्र सरकार खर्च कर रही है, 35% राज्य सरकार कर रही है। बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े, उसने एडमिशन करा लिया, केंद्र सरकार में फिट हो गया। कोई भी बच्चा अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण किए बिना यदि विद्यालय को छोड़ देता है, कोई भी बच्चा, कोई भी बालक अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे बिना बीच में ही विद्यालय को छोड़ देना, क्या कहलाता है, छोड़ देना अपव्यय कहलाता है। इसमें सरकार के धन की हानि बहुत होती है, यह हमारा अपव्यय हो गया। इसमें श्रम शक्ति अभिभावक को बहुत खर्च करें। अवरोधन क्या होता है, एक आंकड़े के अनुसार यूएनओ है जो हमारा, उसने एक आंकड़ा दिया था कि भारत में सबसे ज़्यादा अवरोधन वाले बच्चे होते हैं। अवरोधन क्या होता है, हालांकि यह समस्या आरटीई 2009 के बाद खत्म हो गई। आरटीई 2009 में स्पष्ट लिखा है, एनसीएफ 2005 में भी कहा है कि बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बोझ ना डाला जाए, उसको सीधा पढ़ा दिया जाए। अब तो यह रूल है आरटीई के तहत कि 8 तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। तो अवरोधन की समस्या दूर हो गई। लेकिन अवरोधन होता क्या है, किसी भी बच्चे को एक वर्ष से जाना, एक ही कक्षा में रोकना अवरोधन कहलाता है। किसी भी बच्चे को, कोई भी बालक है, उसको एक कक्षा में 1 वर्ष से जाना रोकना ही अवरोधन कहलाता है। ठीक है, अब आगे आपके अवरोधन लिख लेना आप लोग। एक और हेडिंग आती है न्यूनतम अधिगम स्तर। 3 शब्द है, न्यूनतम अधिगम स्तर। तीनों शब्दों को अलग अलग समझते हैं। कौशलता का वह अंश जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा, न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम कोई भी कौशलता का वह गुण या सीखने का वह गुण जो किसी भी बालक द्वारा अपनी निर्धारित कक्षा में, जैसे कक्षा 5 का बच्चा है तो वह छोटी छोटी भिन्नें करना सीख जाता है, छोटे छोटे सवालों को लगाता है। जैसे कक्षा 6 का बच्चा है, जैसे 7 का बच्चा है तो वह अनुपात समानुपात वाले सवाल, बड़े बड़े सवाल करने लगता है, ब्याज को जानने लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज की हल्की जानकारी होता है। तो कौशलता का वह आंशिक अंश या कौशलता का वह अंश जो बच्चा अपनी कक्षा के अनुसार, अपने समय के अनुसार सीख लेता है, वह न्यूनतम कहलाता है। अधिगम क्या होता है, अधिगम मीन्स होता है सीखना। तो अधिगम पढ़ना है, आपके भाई ने पहले पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, पूरा अधिगम पढ़ लेना, टेट सीटेट सब क्लियर हो जाएगा। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना है। बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, बालक के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है, वह हमारा अधिगम कहलाता है। वह हमारा क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और स्तर क्या होता है, स्तर होता है उपलब्धि, मतलब उसने कितना गेन किया। स्तर का मतलब क्या होता है मित्रों, उपलब्धि या संप्राप्ति स्तर। और न्यूनतम तो हमने बता दिया, वह आंशिक कौशल जो बच्चा एक निश्चित समय में, जो बच्चा कह लो या विद्यार्थी, जो विद्यार्थी सब अच्छा रहेगा, जो विद्यार्थी किसी निश्चित कक्षा में, निश्चित समय में सीखता है, वह न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। इसके बाद मित्रों आज का जो आपका था इतना ही होता है। और एक क्वेश्चन है, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा कब की गई थी। एक पंथ
निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा ओम बोले घोषणा कब की गई थी, यह प्रश्न है वो यह बीटीसी में 2 बार पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लिख लीजिए 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा, 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। और मित्रों एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या सरकारी मास्टर, ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया, क्या सरकारी अध्यापक, प्रश्न को सुनना मित्रों बिल्कुल गौर करो, ये प्रश्न 3 बार पूछा गया, क्या सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण करवा सकता है, क्या व्यक्तिगत ट्यूशन दे सकता है, क्या किसी भी शैक्षिक सहभागिता में भाग ले सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, कोई भी सरकारी शिक्षक। उत्तर क्या है, कोई भी सरकारी शिक्षक किसी भी व्यक्तिगत या निजी ट्यूशन, व्यक्तिगत या निजी शिक्षण कार्य नहीं दे सकता है, वह ना भी किसी ऐसी अन्य शैक्षिक गतिविधियों में शामिल हो सकता है। यदि यह ऐसा करता है कोई भी सरकारी शिक्षक तो वह दंड का पात्र माना जाएगा और उस पर पहली बार में 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। मित्रों ये टॉपिक अपना यही खत्म हो गया। पहला चैप्टर में जितना आना था उतना सब खत्म हो गया। कल आपको लाड़ में काले, बोर्ड घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, SOPT लगभग आपका 50% सिलेबस कल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि नहीं कराएं तो अपने भाई के चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।